हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट में हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे लेटर चाइल्डहुड यानी बाद के बाल्यकाल की अवस्था, प्री नेटल स्टेज, इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। देखिए, लेटर चाइल्डहुड या लेट चाइल्डहुड हम कहें, इसका जो टाइम पीरियड है ये 6 से 12 वर्ष का होता है। चाइल्डहुड यानी बाल्यकाल की अवस्था को हम दो कैटेगरी में पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है अर्ली चाइल्डहुड और दूसरा होता है हमारा लेटर चाइल्डहुड यानी बाद के बाल्यकाल की अवस्था। अर्ली चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड होता है ये 2 से 6 वर्ष होता है और 6 से 12 वर्ष हम लेटर चाइल्डहुड यानी बाद के बाल्यकाल की अवस्था कहते हैं। लेटर चाइल्डहुड को कुछ अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसको कहते हैं गैंग एज। गैंग एज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस स्टेज में बच्चा एक ग्रुप का हिस्सा होता है। एक ग्रुप में, एक ही ग्रुप के प्रति वो कन्फर्मिटी शो करता है, यानी जिस ग्रुप में वो बैठता है वो उसी ग्रुप में बैठेगा, दूसरे ग्रुप में नहीं जाएगा। जैसे 4-5 लोगों का एक फ्रेंड सर्कल बन गया, वो उसी ग्रुप के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाता है, वो उसी ग्रुप में रहेगा, दूसरे ग्रुप में वो नहीं जाएगा, दूसरे ग्रुप के लोगों के साथ वो बातचीत नहीं करेगा। यहाँ पर गैंग बनाई जाती है, इसीलिए इसे गैंगेज कहते हैं। अच्छा, जो अर्ली चाइल्डहुड होता है उसको प्री गैंगेज कहते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से बताया था। इस स्टेज को स्कूल एज कहते हैं, क्योंकि जो 6 वर्ष का बच्चा होता है वो फर्स्ट क्लास में जाता है, एक फॉर्मल स्कूल में जाने लगता है। और जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है तो उस स्टेज को प्री स्कूल एज कहते हैं, क्योंकि बच्चा आंगनवाड़ी में, बाल वाटिका में और प्री स्कूल में जाता है। तो इसको गैंग एज भी कहते हैं, स्कूल एज भी कहते हैं। और जीन पियाजेट के अकॉर्डिंग ये जो स्टेज होती है ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है। कौन सी? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, थर्ड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। यहाँ पर जो बच्चा है वो अपने लॉजिक्स कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स पर लगाना शुरू कर देता है, मूर्त वस्तुओं पर अपने लॉजिक लगाता है। जो चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट हैं, उसके सामने खिलौने प्रेजेंट हैं, वो उस खिलौने पर अपना लॉजिक लगा रहा है। कोई भी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट जिसको वो टच कर सकता है, छू कर सकता है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी जिस पे कर सकता है, उस पर वो अपने लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। इसीलिए ये जो स्टेज है ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है। यहाँ पर जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाता है। आपने देखा होगा जो 6 से 12 साल के बच्चे होते हैं उनकी हाइट रुकी हुई सी लगती है, लगता है कि उनकी हाइट भी नहीं बढ़ रही है, उनका वेट भी नहीं बढ़ रहा है, उनकी फिजिकल ग्रोथ सबसे स्लोवेस्ट होती है। अगर आपसे पूछ ले स्लोवेस्ट जो फिजिकल डेवलपमेंट है, सबसे स्लोवेस्ट रेट जो फिजिकल डेवलपमेंट की होती है वो कौन से स्टेज में होती है? तो वो लेटर चाइल्डहुड में होती है। और सबसे फास्टेस्ट कहाँ होती है? प्री नेटल स्टेज में होती है। प्री नेटल स्टेज के बाद इन्फेंसी में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का होता है। यहाँ पर सबसे स्लोवेस्ट फिजिकल डेवलपमेंट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं है कि लगातार बढ़ता रहता है, कभी फास्ट होता है, कभी स्लो होता है, कभी फास्ट होता है, कभी स्लो होता है। और ये हर टाइप के डेवलपमेंट पर लागू होता है, सिर्फ फिजिकली नहीं। कभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसी स्टेज में बहुत तीव्र गति से होगा, फिर धीरे होगा, फिर तीव्र होगा। हर तरह का डेवलपमेंट की रेट में स्टेज के अकॉर्डिंग डिफरेंसेस आते हैं, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। यहाँ पर बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, लेकिन ये जो लॉजिक्स डेवलप होंगे ये मूर्त वस्तुओं के लिए होंगे, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के लिए होंगे। जो चीज़ें बच्चे के सामने प्रेजेंट हैं, जिन पर वो अपने हाथ से एक्टिविटी कर सकता है, उन पर अपने लॉजिक्स लगाना शुरू कर देता है। सोशल इंटरेक्शन इंक्रीज, यहाँ पर बच्चे के सोशल डेवलपमेंट होना बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम पीरियड सोशलाइजेशन के लिए कौन सा होता है? अर्ली चाइल्डहुड होता है, जब बच्चा 2 से 6 वर्ष में होता है। और अर्ली चाइल्डहुड है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम पीरियड होता है। लेकिन यहाँ पर बच्चे में सोशल इंटरेक्शन बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वो एक ग्रुप का हिस्सा हो गया। जब बच्चा एक ग्रुप का हिस्सा हो जाता है, 5-7 लोगों के साथ ही उठता बैठता है, तो वहाँ पर वो फ्रेंडशिप करता है। और यहाँ पर जो फ्रेंडशिप की जाती है वो लाइफ लॉन्ग चलती है, यानी लेटर चाइल्डहुड की एज में जो फ्रेंड्स बनाए वो लाइफ टाइम तक रहते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो फ्रेंडशिप बनती है वो लेटर चाइल्डहुड में बनती है। यहाँ पर बच्चा शेयरिंग सीखता है, अपनी चीज़ें दूसरों को देना
दूसरी बात, यहाँ पर जो फ्रेंड बनेंगे ना वो सेम सेक्स के बनते हैं, आपको ध्यान रखना है, सेम सेक्स के ग्रुप बनते हैं, यानी बॉयज़ हैं वो बॉयज़ के साथ ग्रुप बनाते हैं, गर्ल्स हैं वो गर्ल्स के साथ ग्रुप बनाती हैं। अर्ली चाइल्डहुड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिक्सअप होकर खेल रहे होते हैं, गर्ल्स और बॉयज़ में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होता अर्ली चाइल्डहुड में। लेटर चाइल्डहुड में जब बच्चा आता है तो वहाँ पर जो ग्रुप बनेंगे वो सेम सेक्स के ग्रुप बनेंगे, बॉयज़ हैं वो बॉयज़ के साथ ग्रुप बनाएंगे, गर्ल्स हैं वो गर्ल्स के साथ ग्रुप बनाएंगे। और जब बच्चा एडोलेसेंस में जाएगा तो वहाँ पर अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन की भावना उत्पन्न होती है, बॉयज़ गर्ल की तरफ अट्रैक्ट होता है और गर्ल बॉय की तरफ अट्रैक्ट होती है। ये जब हम एडोलेसेंस पढ़ेंगे बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर बच्चे की मोरल सेंस डेवलप हो जाती है, यहाँ पर बच्चे की मोरल सेंस डेवलप हो जाती है। देखिए यहाँ पर जो मोरलिटी होती है, मोरलिटी क्या होती है, मोरलिटी का मतलब क्या होता है, सही और गलत के बीच में डिफरेंस कर पाना, क्या राइट है क्या रॉन्ग है ये डिटरमाइन कर पाना। राइट और रॉन्ग बच्चा कैसे डिटरमाइन करेगा लेटर चाइल्डहुड में, ये डिटरमाइन करेगा सोशल अप्रूवल से, कि उसके पेरेंट्स उसके बारे में क्या कह रहे हैं, यानी माता पिता, कोई भी काम उसने किया उसे माता पिता ने अच्छा कहा या बुरा कहा, उसके टीचर ने उसे अच्छा कहा या बुरा कहा, उसके आसपास के जो रिश्तेदार हैं, उसको देखने वाले जो लोग हैं, वो उस काम को अगर अच्छा कह रहे हैं तो वो काम अच्छा है, अगर माता पिता टीचर रिश्तेदार उस काम को बुरा कह रहे हैं तो वो काम बुरा है। यहाँ पर जो ओरिएंटेशन है वो कौन सी है, यहाँ पर जो ओरिएंटेशन है वो है गुड बॉय और नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, गुड बॉय और नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। और ये जो ओरिएंटेशन की बात करी किसने थी, कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने 3 स्टेजेस और 6 लेवल की बात की थी। ये हम आने वाली क्लासेस में जब कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सी, कंजर्वेशन इन लेटर चाइल्डहुड, यानी संरक्षण। लेटर चाइल्डहुड में बच्चे में संरक्षण आ जाता है। अब ये संरक्षण क्या होता है, संरक्षण की क्वालिटी क्या होती है। संरक्षण का मतलब होता है जब बच्चे को ये समझ में आ जाए कि शेप चेंज कर देने पर किसी भी लिक्विड की जो अमाउंट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एग्जाम्पल से समझिए, एक गिलास पानी है, उस गिलास पानी को चाहे आप जग में रखें, चाहे आप बाल्टी में रखें, चाहे आप टब में रखें, चाहे आप उसे एक स्विमिंग पूल में रखें, कहीं भी रखें, अगर उसकी शेप चेंज हो गई तो उससे क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक गिलास पानी ही रहेगा। यही है कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड। कंजर्वेशन ऑफ नंबर भी ऐसे ही होता है, बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि चाहे 20 रुपए का नोट एक ही है, यहाँ पर 20 रुपए का नोट एक है और बहुत सारे कॉइन हैं, चाहे वो 30 कॉइन क्यों ना हो, एक एक रुपए के अगर 30 कॉइन है तो ये जो है ये कम है और ये ज़्यादा है। ये क्या है, कंजर्वेशन आ जाता है। जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है तो वो बहुत सारे कॉइन्स को ज़्यादा बताता है क्योंकि वहाँ पर बच्चे में लेक ऑफ कंजर्वेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल से आप समझो, 2 ग्लास हैं, 2 ग्लास में इक्वल अमाउंट ऑफ पानी है, इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विड है, ये आइडेंटिकल हैं, दोनों सेम हैं। अब एक ग्लास का पानी है, हमने इस ग्लास में ट्रांसफ़र कर दिया। जब इस ग्लास में ट्रांसफ़र किया तो जो अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा होगा, यानी जो 2 से 6 साल का बच्चा होगा, उसे ये लगेगा कि ये ग्लास लंबा है, इसमें पानी मुझे ऊपर तक दिख रहा है, तो यानी इसमें पानी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट पर फोकस कर पाया। जब बच्चा एक एस्पेक्ट पर फोकस करेगा तो उसे कहते हैं सेंट्रिएशन, केंद्रीकरण। बच्चा 2 डायमेंशन पर एक साथ फोकस नहीं कर पाएगा, सिर्फ एक डायमेंशन पर एक टाइम पर फोकस करेगा तो वो होता है सेंट्रिएशन। और जो सेंट्रिएशन है वो जन्म देती है लेक ऑफ कंजर्वेशन को। ये दोनों जुड़े हुए हैं, सेंट्रिएशन जन्म देगी किसको, लेक ऑफ कंजर्वेशन को। लेकिन यहाँ पर जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में आ जाता है तो सेंट्रिएशन खत्म हो जाती है, बच्चे में डिसेंट्रिएशन आ जाती है। क्या आ जाती है, डिसेंट्रिएशन। बच्चे में क्या आ जाएगी, डिसेंट्रिएशन आ जाएगी। यहाँ पर बच्चा एक टाइम पर, सेम टाइम पर 2 एस्पेक्ट पर फोकस कर पाएगा, 2 डायमेंशन पर फोकस कर पाएगा। लेटर चाइल्डहुड का बच्चा, इस स्टेज का बच्चा ये देखेगा कि इसकी हाइट तो कम है लेकिन इसकी विड्थ बढ़ गई है, इसकी हाइट तो बढ़ गई है लेकिन इसकी विड्थ कम हो गई है, यानी
यहाँ पर उसने दो एस्पेक्ट को एक साथ देखा, उसने लंबाई को भी देखा और उसने चौड़ाई को भी देखा। जब बच्चा दो डायमेंशन पर फोकस कर पा रहा है तो उसे कहते हैं डिसेंट्रिएशन। और जब बच्चे में डिसेंट्रिएशन आया तो बच्चे को क्वांटिटी के बारे में भी समझ में आया कि शेप को चेंज कर देने से क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही होता है कंजर्वेशन इन लेटर चाइल्डहुड। अराउंड 7 से 11 साल के बच्चे, 7 से 12 भी आपको देखने को मिलेगा, 7 से 11 भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको एज पूछा जाता है तो आप एग्जैक्ट जो क्लोजेस्ट ऑप्शन होगा उसके साथ जाइएगा, 7 से 11 या 7 से 12, दोनों आपको गिवन नहीं होंगे कभी भी। किड्स डेवलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट क्वांटिटी रिमेन सेम इवन इफ अपीयरेंस चेंज। अगर आप अपीयरेंस चेंज कर दें, शेप चेंज कर दें, तो उससे क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बच्चा समझ लेता है। यही कंजर्वेशन की क्वालिटी बच्चे में डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट हम देखिए कंजर्वेशन, मैंने आपको बताया कंजर्वेशन क्या होता है। दे अंडरस्टैंड दैट द क्वांटिटी रिमेन द सेम इवन शेप और अपीयरेंस चेंज। शेप और अपीयरेंस को चेंज कर देने से क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कंजर्वेशन संरक्षण होता है। डिसेंट्रिएशन का मतलब क्या होता है, चाइल्ड कैन फोकस ऑन मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन सेम टाइम। एक ही टाइम पर दो एस्पेक्ट पर फोकस कर पाना डिसेंट्रिएशन होता है। दोनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, याद रखना है। लेटर चाइल्डहुड में रिड्यूस्ड ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है, यानी जो अहम केंद्रिता है वो कम हो जाती है। अहम केंद्रिता कम होने का मतलब क्या है, जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है, जब बच्चा 2 से 6 साल में होता है तो बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म पाया जाता है। ईगोसेंट्रिज्म बच्चे में पाया जाता है, यानी बच्चा सिर्फ अपने अपने प्रोस्पेक्टिव को समझता है, सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझता है। जिस नज़रिए से वो दुनिया को देखता है, बाकी दुनिया भी उसी नज़रिए से देखती होगी, ये बच्चे को लगता है, ये बच्चा सोचता है। लेकिन जैसे ही बच्चा लेटर चाइल्डहुड में आता है, बच्चे को ये समझ में आता है कि जो मेरा पर्सपेक्टिव है ज़रूरी नहीं है वो बाकी दूसरे का भी पर्सपेक्टिव वही हो, दूसरे का पर्सपेक्टिव दूसरा हो सकता है। तो ये क्या होता है, बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म की कमी आ जाती है, अहम केंद्रिता की कमी आ जाती है। बच्चा सीरिएशन करना सीख जाता है। सीरिएशन का मतलब क्या हुआ, बच्चा ऑब्जेक्ट्स को सीरीज में लगा देगा। आप बच्चे को बहुत सारे ऑब्जेक्ट दें, ऑब्जेक्ट कौन से देने हैं आपको, मूर्त ऑब्जेक्ट देने हैं। अब वो जो चीज़ें बच्चे के सामने दी तो अब बच्चा उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देगा, यानी सबसे पहले वो छोटे को, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये एक सीरीज में वो ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर देगा। इसी तरह से पहले वो सबसे बड़ा लगाएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरह से आरोही और अवरोही क्रम में बच्चा ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर देगा। ये सीरिएशन की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चा सीरिएशन की कैरेक्टरिस्टिक लेटर चाइल्डहुड में ही शो करे। कुछ बच्चे अर्ली चाइल्डहुड में भी सीरिएशन की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, बच्चों की डेवलपमेंट की रेट में डिफरेंस होता है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी डेवलप कर जाते हैं, कुछ बच्चे धीरे डेवलप करते हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ रहे हैं ये सामान्य बच्चों के पढ़ रहे हैं, ऑन एन एवरेज बच्चों के पढ़ रहे हैं। अब ये मत सोचना कि मेरे आसपास का मैंने एक बच्चा देखा है वो अर्ली चाइल्डहुड में ये कर लेता है। वो क्यों कर पाता है? क्योंकि उसका डेवलपमेंट है वो तीव्र गति से हुआ है, रेट में डिफरेंस होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में। फिर उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। अच्छा, क्लासिफिकेशन का क्या मतलब हुआ? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि बच्चा ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करना सीख जाता है। आपने बच्चों को बहुत सारे टॉयज दिए जिसकी शेप डिफरेंट है, जिसकी साइज डिफरेंट है, जिसका कलर डिफरेंट है, कलर में डिफरेंस है। अब बच्चा क्या करेगा? अब ये कलर हैं, अलग अलग कलर हैं, एक रेड कलर है, एक आपका पिंक कलर है, ब्लैक कलर है। तो बच्चा ऑब्जेक्ट्स को उसके कलर के अकॉर्डिंग कैरेक्टराइज कर देगा। काले रंग के सारे एक साथ कर देगा, पिंक कलर के एक साथ कर देगा, रेड के
एक साथ कर देगा। अब साइज की बात करें, छोटे बड़े, छोटे का एक ग्रुप बना देगा, फिर उससे बड़े का एक ग्रुप, उससे बड़े का एक ग्रुप बना देगा। शेप, मान लीजिए ट्रायंगल की शेप के कुछ खिलौने, उनको एक साथ रख देगा, रेक्टेंगल को एक साथ रख देगा, स्क्वायर को एक साथ रख देगा। तो इस तरह से बच्चा शेप के अकॉर्डिंग भी ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई कर पाता है। क्लियर हुआ? क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन शेप के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग। जैसे आप बच्चे को एनिमल्स दें, बहुत सारे एनिमल्स दें, तो बच्चा उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएगा, ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, जंगल में रहने वाले हैं, ये डोमेस्टिक एनिमल हैं, इनको हम घर में रखते हैं। या फिर आप बच्चे को बर्ड्स और एनिमल्स का मिक्सचर दे दें, तो बच्चा बर्ड्स को डिफ्रेंशिएट कर पाएगा, एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। तो ये क्या है? ये क्लासिफिकेशन है। बच्चा वर्गीकरण कर पाता है। कौन से स्टेज में? लेटर चाइल्डहुड में। उसके आगे हम देखें जज एक्शन बेस्ड ऑन सोशल अप्रूवल। मैंने अभी आपको बताया बच्चे में कौन सी ओरिएंटेशन आती है? गुड बॉय एंड नाइस गर्ल की ओरिएंटेशन आती है कि जो मैं काम करूंगा उसको सोशल अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा, लोग मुझे अच्छा कहेंगे या नहीं कहेंगे। वो उसी काम को रिपीट करेगा जो उसके माता पिता ने, उसके पेरेंट्स ने अच्छा कहा तो वही उसके लिए सही है। उसकी जो मोरलिटी है, बच्चे की खुद की मोरलिटी नहीं होती है, बाह्य रूप से संचालित होती है। फिर उसके बाद रिवर्सिबिलिटी आती है, यानी जो उसकी थिंकिंग है उसमें रिवर्सिबिलिटी आती है। इसका मतलब क्या हुआ? बच्चे को ये पता है आइस का पानी बना देंगे और पानी का आइस बना देंगे। ये क्या है? रिवर्सिबिलिटी इन थिंकिंग है, यानी जो प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उनको वो समझ पाता है। लेक ऑफ रिवर्सिबिलिटी पाई जाती है बच्चे में, कहां पर? अर्ली चाइल्डहुड में। बच्चे को ये लगता है पानी है तो पानी की आइस कैसे बन सकती है? नहीं बन सकती, आइस का पानी नहीं बन सकता। तो यहां पर उसके जो विचारों में रिवर्सिबिलिटी नहीं थी, लेकिन रिवर्सिबिलिटी कहां पर आती है? लेटर चाइल्डहुड में बच्चे के विचारों में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। जैसे हम नंबर्स के बारे में बात करें तो अगर आप बच्चे को कहेंगे 5 + 4 है, ये कितना हो जाएगा? 9। तो बच्चा ये भी समझ पाएगा कि 9 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो वो 5 आ जाएगा। ये क्या है? रिवर्सिबिलिटी इन थिंकिंग है। मसल कोऑर्डिनेशन इंप्रूव ग्रेटली। यहाँ पर बच्चे की जो मसल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है वो तीव्र गति से बढ़ता है। यहाँ पर बच्चे की आईज और हैंड का जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। इसीलिए इस उम्र के बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है। हैंडराइटिंग अच्छी होने के पीछे एक तो बच्चे की जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, यानी जो उसकी फिंगर्स का डेवलपमेंट है वो हो गया है। दूसरा, उसकी आईज के बीच में और उसके हैंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, इसलिए उसकी हैंडराइटिंग अच्छी हो गई। बच्चे की तरफ आप बॉल फेंके, बच्चे उसको कैच कर लेंगे। ये क्या है? आईज और हैंड के बीच में कोऑर्डिनेशन। आईज और हैंड के बीच में मसल्स कोऑर्डिनेशन है, वो कहाँ पर? लेटर चाइल्डहुड में जाकर बहुत अच्छे से हो जाता है। यहाँ पर बच्चा जितने भी फिजिकल एक्टिविटी हैं, लगभग सभी फिजिकल एक्टिविटी इंडिपेंडेंटली करने लगता है। पीयर ग्रुप बिकम इम्पोर्टेंट। यहाँ पर बच्चों में कंफ्यूजन आता है क्योंकि वो पढ़ते हैं कि एडोलेसेंस में पीयर ग्रुप सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है और लेटर चाइल्डहुड में भी। तो हम कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ें कि लेटर चाइल्डहुड में ज़्यादा करता है पीयर ग्रुप या फिर एडोलेसेंस में करता है? देखिए, पीयर ग्रुप है वो इन्फ्लुएंस, प्रभावित सबसे ज्यादा करेगा एडोलेसेंस में, किशोर अवस्था में जाकर। जो पेरेंट्स जो बात कहेंगे वो सही नहीं है, जो पीयर कह रहे हैं वो बात सही है। कब? एडोलेसेंस में। लेकिन लेटर चाइल्डहुड में बच्चा अपने ग्रुप के प्रति लॉयल्टी दिखाता है, अपने दोस्तों के प्रति लॉयल्टी दिखाता है कि जो एक ग्रुप है उस ग्रुप में जब वो बैठता है तो वो उसी ग्रुप का हिस्सा रहेगा, वो दूसरे ग्रुप में नहीं जाएगा। जो उसके फ्रेंड्स हैं वो उसी के फ्रेंड्स हैं, वो किसी दूसरे का फ्रेंड नहीं बनेगा। अपने ग्रुप के प्रति वो लॉयल्टी दिखाता है। इसीलिए ये जो पीयर ग्रुप है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो पीयर ग्रुप है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, प्रभावित नहीं कर रहा। यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस करेगा, इन्फ्लुएंस करेंगे टीचर। यहाँ पर इन्फ्लुएंस कौन करते हैं? बच्चे को टीचर करते हैं। और साथ साथ टीचर के साथ साथ पीयर ग्रुप भी आ जाता है। टीचर के साथ साथ हल्का फुल्का पीयर ग्रुप का प्रभाव होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वो टीचर होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पीयर ग्रुप है वो इंपॉर्टेंट होता है, बच्चा उस ग्रुप के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर इंपॉर्टेंस ये हो गया है डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट्स। यहाँ पर बच्चा इंडिपेंडेंट भी होना चाहता है कि अब वो बड़ा हो रहा है, इंडिपेंडेंटली अपने सारे काम कर लेता है। जैसे
वो अपने तैयार खुद हो जाता है, स्कूल खुद से चला जाएगा, अपने जितने भी डेली रूटीन के जितने भी काम हैं बच्चा खुद से कर लेता है। कब? लेटर चाइल्डहुड में। तो लेटर चाइल्डहुड में हम समझें, लेटर चाइल्डहुड को एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। लेटर चाइल्डहुड में सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चे में सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं। क्या? सोशल स्किल्स डेवलप होते हैं। बच्चा सोसाइटी के साथ एडजस्ट होना सीख जाता है, एक ग्रुप का हिस्सा होता है। यहाँ पर बच्चा गैंग बनाता है अपनी, इसीलिए इसको गैंगेज कहते हैं। इस गैंग के प्रति वो कन्फर्मिटी दिखाता है, लॉयल्टी दिखाता है। जिस ग्रुप का हिस्सा वो हो गया, उसी ग्रुप का हिस्सा वो बना रहना चाहता है। इसमें बच्चे में लीडरशिप भी देखने को मिलती है। लेटर चाइल्डहुड में बच्चा क्लास का मॉनिटर बनना चाहता है, तो ये क्या है? लीडरशिप होती है। तो ये गैंगेज हो गई। दूसरा, इसमें हम देखें बच्चे के लॉजिक्स डेवलप हो जाते हैं, बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। लेकिन ये जो लॉजिक आए वो मूर्त वस्तुओं को लेकर आए, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को लेकर आए। यहाँ पर बच्चे में कंजर्वेशन आ जाता है, यानी अपीयरेंस शेप चेंज कर देने से क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर बच्चा में डिसेंट्रेशन आ जाता है, यानी एक टाइम पर एक ही सिचुएशन के दो एस्पेक्ट पर वो फोकस कर पाता है। बच्चे में क्लासिफिकेशन आ जाता है, यानी वर्गीकरण कर पाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी शेप के, साइज के, कलर के बेस पर वो कैटेगराइज कर देता है। सीरिएशन आ जाता है, यानी छोटे से बड़ा और बड़े से छोटे में वो अरेंज कर पाता है, छोटे से बड़ा और बड़े से छोटे में वो अरेंज कर लेगा। ये सब करेक्टरिस्टिक होती हैं लेटर चाइल्डहुड की। लेटर चाइल्डहुड की जो स्टेज है ये पियाजेट के अकॉर्डिंग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, जब बच्चा 6 से 12 वर्ष में होता है। इसको गैंग एज कहते हैं, इसको स्कूल एज कहते हैं। अब ये जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको क्लास पसंद आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।